वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया गाइस। इस वाले वीडियो में हम लोग मॉडर्न इंडिया के बारे में बात करेंगे, पोर्टुगीज़ के बारे में बात करेंगे और उनका भारत के साथ कैसा ट्रेड रिलेशन था उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि उनका एंट्री कैसे हुआ, फिर उनका डिक्लाइन कैसे हुआ, फिर उनका ट्रेड रिलेशन में मुनाफा कितना कमाए, उसके बाद भारत कैसे सोने की चिड़िया कहलाई, और उसके बाद मुगल का डिक्लाइन थोड़ा सा है इसमें, क्योंकि देखो मुगल के डिक्लाइन के बाद ही यूरोपियन कंट्री का आना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये चैनल है जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको फॉलो मतलब ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस इसके साथ आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा, न्यूज एनालिसिस भी मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये है लेक्चर नंबर 1 जो कि मॉडर्न इंडिया का है, और बहुत आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ज़्यादा इसको भारी भरकम नहीं बनाएंगे, पूरे पॉइंट चीज़ों को पॉइंट के हिसाब से समझेंगे ताकि समझ में आ जाए। और समझ में आ जाएगा तो कंटेंट डेवलप हो जाएगा। कंटेंट डेवलप होने के बाद आप लोग इसको लिख पाओगे। सबसे बड़ी बात है कि लिख पाओगे, क्योंकि देखो इस चैप्टर का प्री में बहुत कम इफेक्ट है। अब 2024 का ही प्री देख लो, 2024 के प्री में नहीं ना के बराबर आया। ठीक है ना, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। थोड़ा कंटेंट वगैरह अच्छा रहेगा तो आप लोगों को लिखने में आसानी रहेगी। तो कंटेंट अच्छा बनाने के लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, आपके पास कंटेंट रहेगा तो आप वो कॉन्फिडेंस लिख नहीं पाओगे चीज़ों को। ठीक है, तो चलो बात करते हैं पोर्टुगीज़ इन इंडिया। पोर्टुगीज़ इंडिया में आए कैसे थे, तो यहाँ से शुरू करते हैं कहानी कि पोर्टुगीज़ इन इंडिया कब आए थे। बात है देखो 6th सेंचुरी की। कब की बात है? 6th सेंचुरी की बात है, जब ग्रीस रोम का बहुत अच्छा ट्रेड रिलेशन था भारत के साथ। ठीक है, और रोम के डिक्लाइन के वजह से ये ट्रेड रिलेशन अफेक्ट हो गया। ठीक है, ये ट्रेड रिलेशन अफेक्ट हो गया। अब जिसके वजह से अब बुक में इसी का एक मतलब लिखा है। देखो मैं हार्ड मीनिंग जो है ना उसको भी बोल समझाते चलूँगा ताकि पूरे लाइन अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। हियाटस, हियाटस कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉज होता है। ठीक है, पॉज होता है और कुछ नहीं है। ये देखो इसका मीनिंग मैंने लिख दिया है। जितना भी हार्ड मतलब है ना जो हिस्ट्री में वर्ड यूज किया गया और वो याद रखना है, उसको याद रखने की वजह से कंटेंट में अच्छा कंटेंट राइटिंग किया जा सकता है। ठीक है ना, ये नहीं कि आसान भाषा में सीख लिया और उसी को उतार देंगे, छाप देंगे। चलो बात करते हैं पोर्टुगीज की। जब एंट्री हुई 15वीं सेंचुरी थी। ये वाला जो ग्रीस और रोमन के बीच में, ग्रीस प्लस रोमन का जो ट्रेड रिलेशन भारत के साथ खराब था, हो गया था। क्यों? रोम के डिक्लाइन की वजह से। तो बीच में इस रुकावट को तोड़ने वाले थे पोर्टुगीज। जो पोर्टुगीज की एंट्री हुई तो फिर ये ट्रेड रिलेशन दोबारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे, अगला हम बात करेंगे कि ये ट्रेड रिलेशन के बाद पोर्टुगीज, वो तो बात की बात है, वो आए ट्रेड रिलेशन बनाया दोबारा स्टार्ट किया। ठीक है, बट बात अभी हम करेंगे कि ये आए कैसे, एंट्री कैसे मिली। तो ये बात है 1707 की। 1707 में औरंगजेब का हुआ डेथ। ठीक है, औरंगजेब का डेथ हुआ। औरंगजेब के डेथ के बाद मुगल पावर थी वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और रीजनल पावर जो लोकल पावर थी वो बढ़ने लग गई। अब ये रीजनल पावर के बढ़ने की वजह से जो यूरोपियन थे ना उनको, यूरोपियन मतलब पोर्टुगीज, जिनको इजीली इंडिया के अंदर घुसने का, ट्रेड करने का, सेटल होने का और फाइनली रूल करने का मौका मिल गया। ठीक है, ये वही है ना कि क्योंकि जो रीजनल पावर्स थी वो तो मुगल से लड़ाई करने में व्यस्त थी, क्योंकि उनके लिए तो मुगल बाहरी थे। जो यहाँ के रीजनल पावर थी उनके लिए मुगल बाहरी थे। वो ज़्यादा पोर्टुगीज़ पे फोकस नहीं किए, क्योंकि पोर्टुगीज़ों का मेन फोकस था ट्रेड करने पे। पोर्टुगीज़ों ने लड़ाइयाँ बहुत कम लड़ी हैं। पोर्टुगीज़ों ने ट्रेड पे ज़्यादा फोकस किया, उनको सिर्फ बिजनेस करना था, उनको और कुछ नहीं चाहिए था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जब बिजनेस में इनके आती थी तो एक दो लड़ाइयाँ इन लोगों ने लड़ी हैं, वो भी सिर्फ तब जब इनके ऊपर अटैक हुआ। इन्होंने आगे बढ़ के कभी किसी पे अटैक नहीं किया। ये तो थी उनकी एंट्री। इससे पहले अब इस वाले का पूरा मैं एक बार समरी की बना देता हूँ, बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि 6th सेंचुरी में
सिक्स्थ सेंचुरी में रोम प्लस ग्रीक। ठीक, इन दोनों का रिलेशन कैसा था भारत के साथ? अच्छा था, पहला चीज़। अब रोम हुआ डिक्लाइन, रोम के डिक्लाइन के वजह से रिलेशन हो गया ख़राब, तो पोर्टुगीज़ एंट्री किए। पोर्टुगीज़ एंट्री किए तो क्या हुआ? पोर्टुगीज़ एंट्री किए और इस ट्रेड रिलेशन को दोबारा स्टार्ट किया, ट्रेडिंग को दोबारा स्टार्ट किया। अब वो एंटर कैसे हुए? तो 1707 में कौन किसका डेथ हुआ? औरंगजेब का डेथ हुआ। औरंगजेब का डेथ होने की वजह से मुगल एम्पायर ख़त्म होने लग गया। मुगल एम्पायर को ख़त्म होने की वजह से जो रीजनल पावर थी वो बढ़ने लगी। उनके बढ़ने की वजह से जो यूरोपियन थे उनको क्या मिला? आसानी से रास्ता मिला अंदर घुसने का, सेटल होने का और रूल करने का। ठीक है, अब अगला अगला बात करते हैं कि ये क्वेस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। अब मेरी बात सुनो, अगर यूरोपियंस का अगर यूरोपियन का ट्रेड रिलेशन अच्छा था भारत के साथ, तो इनको सी रूट ढूंढने की क्या ज़रूरत थी जब लैंड रूट से ये आसानी से कर ही रहे थे ट्रेड? तो है ना, जब ये आसानी से ट्रेड कर रहे थे लैंड रूट से, तो ये सी रूट ढूंढने के लिए इतना पागल क्यों थे? जैसा मैंने बोला था कि हार्ड वर्ड जितने भी हैं उनका मैं मतलब भी समझाते चलूँगा, तो फिर मैं अपनी बातों पे रहता हूँ और समझाता हूँ आपको मतलब किसका? क्विस्ट का। इसका सिंपल सा मतलब होता है भाई तलाश, और अंग्रेजी वालों के लिए सर्च। डायरेक्ट रूट क्यों ढूंढना पड़ा? अब बात करते हैं कि जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ था ना, जब रोमन एम्पायर फॉल हुआ, ये देखो, तो यूरोपियों का एक्सेस टू इंडियन गुड डिक्लाइन धीरे धीरे खत्म होने लग गया था। पोर्टुगीजों ने चालू तो किया था, पर पोर्टुगीज भी तो यूरोपियन ही थे। रोमन एम्पायर भी यूरोपियन ही था। अब अफेक्टिंग द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस मतलब मसाला, कैल्सिसियस मतलब कॉटन, सिल्क और कुछ पत्थर। ठीक है, अब द रेज ऑफ अरब मुस्लिम कंट्रोल ओवर द ट्रेड रूट टू इंडिया लेड टू द स्ट्रॉन्ग डिजायर इन यूरोप। अब मेरी बात सुनो, और भारत यूरोप और भारत के बीच में मिडिल ईस्ट पड़ता है। मिडिल ईस्ट पड़ता है, मिडिल ईस्ट का कंट्रोल किसके ऊपर? अरब के ऊपर। अरब क्या करने लग गया? इस वाले रास्ते का मोनोपोली लेने लग गया, जिसके वजह से यूरोपियन और इंडियन के बीच का जो डायरेक्ट कांटेक्ट था वो ब्रेक हो गया, जिसके वजह से फिर इनके बिजनेस में होने लगा लॉस। अब इनका मसाला वगैरह जा नहीं पाता था वहाँ पे। यूरोप के अंदर मसाले की डिमांड बढ़ चुकी थी, लोग उसके आदी हो चुके थे। तो वहाँ के लोग क्या करने लग गए थे कि वहाँ के लोग मतलब भारत के जो मर्चेंटाइज थे, बिजनेसमैन थे, उन वो लोग समझ चुके थे कि यूरोप में इस चीज़ की कमी है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अरब के कुछ लोकल मुस्लिम से मिल के यूरोप में मसाले पहुंचाने लग गए। और जो ये मुस्लिम्स का यूज़ किया जाता था इंटरमीडियरीज की तरह, उनको उनसे वो मतलब उनको कमीशन मिल जाता था अपना, और जो मसाले पहुंचाने वाले व्यापारी थे इनका मुनाफा बढ़िया होता था। तो भारत के लिए तो ठीक था, भारत तो कुछ भी जुगाड़ लगा के अपने मसाले वगैरह को वहाँ पे एज ए बिजनेस चला रहा था। पर दिक्कत ये थी कि यूरोप को वो चीज़ चाहिए थी ज़्यादा, और डायरेक्ट रूट इनका हो गया था कट, जिसके वजह से इनको किसी भी तरीके से एक अल्टरनेटिव रूट को ढूंढना ही था। तो अब होड़ लगी, अब रेस लगी ढूंढने के लिए। अब ये लोग परेशान ढूंढने के लिए। ठीक है, अब देखो, स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एडवांसमेंट इन शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन फर्दर फ्यूल द डिजायर। उसी समय यूरोप में शिप बिल्डिंग और एडवेंचर करने का शौक, नेविगेशन करने का शौक, और इन सब चीज़ों का साइंस मतलब टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास आ चुका था। तो और डिजायर बढ़ गया, बढ़ जाएगा ना। अब जैसे मान लो कोई काम करने जा रहे हो, मान लो यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो, और डिजायर तुमने बना लिया, और तुम्हें तैयारी नहीं है, और एक बार अगर तुम्हारी तैयारी हो गई तो फिर तो तुम्हारा डिजायर बढ़ जाएगा ना देने का। तो सेम वही था। अब देखो, द डिमांड फॉर ओरिएंटल गुड, अब फिर वही बात है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ओरिएंटल का मतलब क्या होता है। ओरिएंटल गुड, ओरिएंटल गुड्स का मतलब होता है गुड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन से ओरिजिनेट होने वाले सामान को हम लोग ओरिएंटल गुड बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ये वाला भी एक हार्ड मतलब है, प्रॉस्पेरिटी याद रखना।
अगर यूज करते हो आंसर राइटिंग में तो अच्छा रहेगा। प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि कंट्री का हर सेक्टर में ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो नहीं, इकोनॉमी में ही एग्रीकल्चर आ जाएगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इन यूरोप ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द अर्जेंसी इन फाइंडिंग द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया। आप देखो, पोर्टुगल, पोर्टुगल विथ सपोर्ट फ्रॉम स्पेन टू द लेड इन दिस क्वेस्ट। इस खोज में पोर्टुगल आगे निकल गया और 1498 में पोर्टुगीज शिप सक्सेसफुली इंडिया आ चुकी थी। तो ये भी एक पॉइंट अच्छा है, इसको भी याद रखना। इस पॉइंट को भी याद रखना। कौन सा? 1498 वाला। 1498 को पोर्टुगीज की जो शिप थी वो भारत आ चुकी थी। किसके मदद से? किसके मदद से? स्पेन के मदद से। किसके? स्पेन के मदद से। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। किसके मदद से? स्पेन। ओरिएंटल गुड समझे, क्विस्ट समझे। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि इनमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा है इस वाले पूरे पैराग्राफ में। इसके बाद आप लोग एक बार स्पेक्ट्रम पढ़ना, अपने आप देखना समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। और ये नोट्स ज़रूर ले लेना क्योंकि ये पॉइंट में है, ऐसा नोट्स मिलेगा नहीं फिर, क्योंकि रिवीजन करते समय वाट लगनी लगनी है। तो बात कर लें यहाँ पे क्या क्या हमने बात किया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया? रोमन का फॉल, रोमन का फॉल। दूसरा हमने क्या बात किया? अरब, मिडिल ईस्ट में अरब का कब्जा। तीसरा हम लोग क्या बात किए? 1498 में शिप आ गई पोर्टुगीज की पहली भारत। चौथा हम लोगों ने क्या बात किया? बिजनेस, मतलब ट्रेड। ट्रेड कितना इम्पोर्टेंट था उस समय, ठीक है। अब एक चीज का मेरे को जवाब दो, इसी इसी स्लाइड पे, इसी स्लाइड पे जवाब दो कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ उस समय रहा होगा वो कैसा रहा होगा। क्योंकि भारत के पास जो मटेरियल था, जो मसाले थे, वो तो यहाँ ऐसे ही पैदा हो रहे थे बिना मतलब के। और भारतीय शायद मसालों को उस समय इतना यूज करना भी नहीं जान रहे होंगे। मसाले का डिमांड तो तब बढ़ा जब यूरोपियन उसमें इंटरेस्ट दिखाए। तो उस समय जो भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत बेहतरीन रही होगी, ये मानते हो ना? तो जो हम लोग बोलते हैं ना कि सोने का चिड़िया, वो भारत कैसे बना? वो जस्ट बिकॉज ऑफ यूरोपियन था। क्योंकि ना तो यूरोप के साथ भारत का ट्रेड हुआ होता, ना ही भारत सोने की चिड़िया कहलाता। बार्टर सिस्टम था ना, सोना एक्सचेंज तो कर रहे होंगे ना कुछ ना कुछ। अब ऐसा तो है नहीं कि लेके जाते अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों की तरह जबरदस्ती यहाँ के हर चीज़ों पे मोनोपोली कर क्रिएट करने की कोशिश करते तो फिर वही होती लड़ाई। पर पोर्टुगीजों की लड़ाई हुई नहीं किसी से। रीजन यही था क्योंकि वो बढ़िया ट्रेड करते थे, उनको कोई कब्जा करने का या अपने घर का अमानत समझने की जरूरत ही नहीं थी भारत को, और ना उन्होंने कभी समझा। तो अब बात करते हैं इसी इसी में आगे की। तो अब बात करेंगे हम लोग 1500, सॉरी 1453 की। 1453 में वही सी रूट वाले को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ओटोमान्स गेन कंट्रोल ओवर कंस्टेंटिपोल। अब ओटोमान्स क्या है और कंस्टेंटिपोल क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। ओटोमान्स लिखता हूँ। ओटोमान्स क्या है? मिडिल ईस्ट डायनेस्टी थी, ठीक है। मिडिल ईस्ट डायनेस्टी। और कॉन्स्टेंटिपोल, कॉन्स्टेंटिपोल कैपिटल बना ओटोमान्स का, ठीक। ये दो चीज़ समझ में आ गई ना? देखो पहले समझ लो, क्योंकि फिर उसके बाद समझ में नहीं आएगा आगे का, क्योंकि ये भी मेन है, वहीं तक मेन नहीं था। अब वो तो देख लिया ना कि अरब अरब के वजह से कंट्रोल खो दिया था, बीच में अरब आ गया था, पर वो कैसे आया था वो भी तो देखो। पहला यही है, ओटोमान्स। ओटोमान्स क्या है? एक डायनेस्टी है, कहाँ की? मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट मतलब वही अरब की, अरब के पास की, ठीक है ना। दूसरा, अब अगर ये डायनेस्टी है तो इसका एक कैपिटल भी तो होगा, तो ये है कॉन्स्टेंटिओपी, ठीक है। विच लीड्स टू चेंज इन ट्रेड रूट। अब इसी की वजह से ट्रेड रूट बदला। अब इंडियन गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड टू यूरोप विद द हेल्प ऑफ अरब इंटरमीडियरीज। आ गए ना बीच में, बीच में अरब वाले आ गए, ठीक है। ये मान लो अगर मैं डायग्राम बनाऊं, एक बार डायग्राम बना के समझते हैं, समझ ही लेते हैं कायदे से।
अब देखो एक चीज़, पता नहीं आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रहा है। और अगर आवाज़ कम लगे ना तो 1.5 पे या 1.25 पे करके देखना, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। स्लो बोलने में हो सकता है कि आप लोगों के लिए स्लो रहे, तो मेरे को तो आवाज़ मिनिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग स्लो समझोगे, कुछ लोग फास्ट समझोगे, तो जिसको स्लो लग रहा होगा वो लोग अपना 1.25 पे कर लेना। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि एक बैलेंस बना के चलूँ। तो देखो पहले वाले जो पहले हम लोगों ने जाना था वो तो आप लोग समझ गए हो। ठीक है, उसको रिपीट मैं नहीं करूँगा, बैक कर लेना, वीडियो को बैक कर लेना। यहाँ है भारत, अब समझो इसको, यहाँ है भारत, यहाँ से ट्रेड हो रहा है, ये है यूरोप। ठीक, पहले मज़े से ट्रेड करते रहे, जब इसमें अरब आया, अरब मतलब ये, अब सीधा सीधा यही लो, ये लिख दे रहा हूँ। अब अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो इनको देना पड़ेगा रेवेन्यू। रेवेन्यू, अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को वो, चलो अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में, अभी तो नहीं करते हैं, क्योंकि वो एग्जांपल यहाँ देना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ होगा रेवेन्यू। अब यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अरब इंटरमीडियरीज एंड अरब रूलर बेनिफिटेड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम कंट्रोलिंग बोथ द लैंड एंड सी ट्रेड रूट। ठीक है, थोड़ा सा यूरोप, अगर आप लोगों ने मैप देखा होगा तो यूरोप मिडिल ईस्ट के बीच में एक छोटा सा पतला सा सी भी है, तो उसको, उसकी भी बात हो रही है कि यहाँ पे उसको भी कब्जा कर लिया है, मतलब इन लोगों ने मोनोपोली क्रिएट कर ली वहाँ पे। अगर उनका एम्पायर हो गया तो उनका है, वो जाने दे ना जाने दे उनका प्रॉब्लम है, तो वो तो करेंगे ना। अब देखो 15वीं सेंचुरी में क्या हुआ फिर, यूरोप हैड एन अमेजिंग टाइम कॉल्ड द, ये एक नया वर्ड, और जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि एक भी वर्ड नहीं छोड़ेंगे। ये सब जो रफ कर रहा हूँ ये मिल जाएगा आपको, पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे वाले में भी और वैसे वाले में भी, टेलीग्राम पे है, देख लेना। चलो इस वर्ड का मतलब समझते हैं, क्या है इसका मतलब। रूनेसेंस, क्या है रूनेसेंस? रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट्स एंड कल्चर, शिप बिल्डिंग, एग्रीकल्चर सब होगा। मतलब जो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए या डेवलप्ड कंट्री के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनमें ग्रोथ होने को ही ये वर्ड का मतलब है। मतलब यहाँ समझो कि रिवाइवल ऑफ, लिखो देखो, रिवाइवल ऑफ यूरोपियन आर्ट्स एंड कल्चर, शिप बिल्डिंग, आर्किटेक्ट, ये सब, इसी को बोलते हैं रूनेसेंस। ठीक है, तो ये मतलब भी आप लोग समझ लेना, क्योंकि देखो यूपीएससी तो गेम है वर्ड का, शब्दों के जाल में तो फंसाता है। ठीक है ना, इट वॉज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स एंड मेकिंग ग्रेट एडवांस इन बिल्डिंग शिप नेविगेशन और नेविगेशन इन सी। पीपल गॉट रियली एक्साइटेड अबाउट गोइंग ऑन बॉयज, बॉयज मतलब समझ रहे हो ना, नाव पे चलना, टू द ईस्ट, एंड ग्रोइंग इकोनॉमिक मेंट एवरीवन वांटेड द लग्जरी गुड और ओरिएंट। अब देखो ओरिएंट का मतलब पहले मैंने बताया है, ओरिएंट का मतलब है गुड ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ईस्टर्न रीजन। पिछले वाले स्लाइड में भी मैंने ये चीज़ बताई थी और अभी भी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो देखो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगी तो वहाँ पे नॉर्मल लोगों की लाइफ भी बढ़ेगी, अच्छी होगी, होगी ना। तो उनको फिर डिमांड क्रिएट होने लग गई कि हाँ भाई फॉरेन कंट्री का मटेरियल लाओ, हमको तो लग्जरीनेस दिखाना है। तो फॉरेन कंट्री के मटेरियल के नाम पे क्या था, मसाले, जो भारत से जा रहे थे, तो उसका भी डिमांड क्रिएट होने लग गया। अब दो शब्द हैं, ये एक तो ये विनिस एंड जिनोवा, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिपब्लिक ऑफ इटली कंट्री हैं भाई। ठीक है, कंट्री हैं, यूज टू बी बसलिंग विथ द ट्रेड फ्रॉम ईस्ट बट दे वर टू स्मॉल टू compete विथ द ओटोमन्स। बसलिंग का मतलब क्या होता है, रेस में थे, बिजी थे, मतलब बसलिंग मतलब बिजी विथ, अगर विनिसिस एंड जिनोवा यूज टू बी बसलिंग मतलब बिजी विद द ट्रेड फ्रॉम ईस्ट बट दे वर टू स्मॉल टू compete विथ ओटोमन्स एम्पायर और गो ऑन बिग एडवेंचर।
वहीं के थे, वहीं के एम्पायर थे जहाँ पे ये अरब अरब के ही हैं ये। पर ये छोटे थे कि ओटोमान से भिड़ सके, और ओटोमान ने पूरी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। नॉर्दर्न यूरोपियन along with the Genoese lent hand to Portugal and Spain with resources and expertise। फिर इन लोगों ने पोर्टुगल टेकिंग द लीड अगेंस्ट द इस्लामिक इन्फ्लुएंस। अब इनको मतलब एक तरीके से ना रिलीजियस लड़ाइयाँ भी चालू हो गई थी। यूरोपियन जो थे यूरोपियन जो थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, और मिडिल ईस्ट मुस्लिम्स थे। देखो, मुस्लिम इस्लामिक इन्फ्लुएंस को कम करना अब इनका पूरा टारगेट बन गया था। ठीक है। जो सी रूट थी उसको इन लोगों ने इस्लामिक कंट्रोल समझना स्टार्ट कर दिया था, और फिर ये जंग चालू हुई। अब एक बहुत फेमस नाम है प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, इसको लोग नेविगेटर भी बोलते थे। ठीक है। प्रिंस हेनरी को नेविगेटर भी बोलते थे। वह डिटरमाइंड टू फाइंड द सी रूट इन इंडिया टू अवॉइड द ट्रेड रूट कंट्रोल बाय मुस्लिम। अब ये मुस्लिम्स के ट्रेड रूट को पूरा अवॉइड करना चाहता था, और अल्टरनेट रूट ढूंढना चाहता था इंडिया के लिए। और इसका अल्टीमेट गोल था कि पोर्टुगीज मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मुस्लिम कंट्रोल को ख़त्म करना। ठीक है। तो 1454 में पॉप निकोलसा वी। पॉप निकोलसा वी कौन है? अब ये नया कौन आ गया? नाम बहुत है ना, नाम बहुत है ना। नाम लिखवा दूंगा मैं चैप्टर के लास्ट में, जितने भी हैं ना सबके नाम लिखवा दूंगा। और अभी तो ये बेसिक है, मतलब पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको कवर करना पड़ा। आगे चल के मैं हर नाम को अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ हूँ। आगे के स्लाइडों में हर नाम को कैटेगराइज किया हुआ हूँ अलग अलग कामों से, जिन जो उनका काम रहा, जो से वो लोग थे। ठीक है। अब ये पॉप के बारे में जानते हैं। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा स्लाइड गड़बड़ हो गई। ठीक है। तो जानते हैं पॉप पॉप पॉपी निकोलस वी, ये कौन है? ये कुछ नहीं था, ये कैथोलिक कैथोलिक चर्च का कैथोलिक चर्च का चर्च में मतलब पुजारी था, एक फादर था। सॉरी, इनके वाले तो फादर होते हैं ना, तो फादर था। तो इसने और ये प्रिंस हेनरी को परमिशन दिया था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का। और ये राजा भी था, ध्यान रखना इस चीज़ का। जगह का नाम था PAPAL, पपल। स्टेट का राजा था। ठीक है। इसने इन लोगों को मतलब हेनरी को परमिशन दिया था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का, और सी रूट को फाइंड करने का। ठीक है। फिर आती है बात 1494 की। ये क्या है? ट्रीटी ऑफ टोर्डेस्लास। ये क्या है? ये डिवाइड द नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड बिटवीन पोर्टुगल एंड स्पेन। पोर्टुगल कुड क्लेम द लैंड टू द ईस्ट फॉर द लाइन इन अटलांटिक, वाइल स्पेन कुड क्लेम लैंड टू द वेस्ट। पूरे वर्ल्ड को इन लोगों ने ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड नॉन क्रिश्चियनिटी। ठीक। ठीक। और ईस्ट और वेस्ट में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर लिया। द एग्रीमेंट ओपन अप एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू पोर्टुगीज एक्सप्लोरर टू वेंचर इनटू द न्यू टेरिटरी। अब बात करते हैं कि डिवाइड तो कर लिया, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे अभी हम। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसका मैंने पूरा एक मैप बना रखा है, मैप है ट्रीटी, पूरे ट्रीटी का दिखाऊंगा। तो चलो लगे यहाँ देख ही लेते हैं। ये है मैप, उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है। ये है ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास। क्या है? द ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसलास वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन किंगडम ऑफ स्पेन एंड पोर्टुगल दैट डिफाइन वेयर ईच कुड एक्सप्लोर एंड क्लेम द लैंड। ऐसे डिवाइड किया था इन लोगों ने। देखो ये लाइन, ये वाली लाइन है ना, इस तरीके से डिवाइड किया था। इधर का अलग, इधर का अलग। ये पूरा स्पेन था, और ये पूरा कौन था? पोर्टुगल।
ये पूरा पोर्टुगल, इधर पोर्टुगल और इधर स्पेन। ये थी ट्रीटी। आगे आते हैं फिर उसी चीज़ पे, अपने अपने पॉइंट पे आते हैं। अब बात आती है 1487 की। यहाँ क्या, ये क्या नया वाला, ये रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रफ कर रहा हूँ मैं। समझ लो, समझना ज़्यादा ज़रूरी है, इसको समझ लो, फिर उसके बाद आगे का देखेंगे। नोट्स भी मिल जाएगा इसका। अब देखो, 1487, 1487 में पोर्टुगीज नेविगेटर, ये क्या नाम है इसका, बार्थोलोम्यू दियास, मेड हिस्ट्री बाय राउंडिंग द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप क्या है ये भी समझो। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इस पूरा अच्छे से समझ के चलना है कि ये वर्ड क्या है, केप ऑफ गुड होप, ये क्या है। ये अफ्रीका का एक लास्ट कोना है। अफ्रीका मान लो इस तरीके से है ना, लास्ट में जो ये नीचे की तरफ, ये है अफ्रीका का लास्ट कोना, तो ये इधर से घूमते हुए आया, यहाँ आ गया। अगर इसके थोड़ा सा भी आगे बढ़ा होता तो इधर इसको मिल जाता, कौन, यहाँ पे इंडिया। पर ये यहाँ तक आया, लास्ट केप ऑफ गुड होप तक। ठीक है, कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सी रूट टू इंडिया, दिस सिग्निफिकेंट अचीवमेंट पेव द वे फॉर मेजर एक्सपेंडेशन इन 1497 विच सक्सेसफुली रीच इंडिया इन मे 1498। 1498 मई में डायरेक्ट सी रूट मिल गया इनको। ठीक, ये वाला स्लाइड पढ़ा दिया। अब बात करेंगे फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। थोड़े दिन तो रूल भी तो किए थे, फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। चलो शुरू करते हैं। 1498 में, 1498 में पहुंच गए थे कौन, वास्को डिगामा। नाम तो सुना ही होगा इसका। वास्को डिगामा अराइव्ड कैलिकट विद 3 शिप गाइडेड बाई गुजराती पायलट, नाम क्या था, अब्दुल माजिद। द हिंदू रूलर ऑफ कैलिकट द जमोरीन। जमोरीन का मतलब फिर समझाऊंगा भाई, जैसा मैंने बोला है वैसा मैं करूंगा। जमोरीन का मतलब क्या है ये भी समझो। हार्ड ही मतलब तो नहीं समझ में आता है ना, हार्ड मतलब ही तो मेन है समझना अपने को। ठीक है, जमोरीन क्या है, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ। जमोरीन, जमोरीन का मतलब है सोवेरियन ऑफ स्टेट। बोले तो राजा, बोले तो राजा। ठीक, वास्को डी गामा आया, 3 शिप लेके आया। इसके मदद से गाइड कौन किया, गुजराती पायलट, नाम क्या था, अब्दुल माजिद। ठीक, जमोरीन का मतलब समझ में आया, चमक गया ना ये, पक्का। ठीक है, वेलकम वास्को डी गामा, फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग कैलिकट्स प्रॉस्पेरिटी एज अ ट्रेडिंग सेंटर। वहाँ का जो राजा था उसने उसका वेलकम किया। उसको लगा कि भाई हमारे यहाँ ट्रेड सेंटर, मतलब ट्रेड सेंटर हो रहा है, तो देखो जो जिस स्टेट में ज़्यादा रॉ मटेरियल है, वो स्टेट बाकी स्टेटों से बड़ा हो जाएगा। तो उस समय भी तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये स्टेट को ही अपना देश माना करते थे उस समय, प्रिंसिली स्टेट था ना। तो हमारे जैसे एक बहुत फेमस लाइन सुना होगा, राजस्थान के लिए बोला जाता है, पधारो मारो देश। उसी तरीके से अरब मर्चेंट्स ऑन अ मालाबार कोस्ट वर कंसर्न्ड अबाउट पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस। अब जो ये अरब वाले थे, जो बीच में रोक दिए थे, अब इनको भी तो ट्रेड करने का आइडिया आ गया था, तो ये आ चुके थे, क्योंकि अब इनके डायरेक्ट रूट पे तो इनका हक है, तो ये तो आएंगे ही ना वो चीज़ करने। अब इनको जब पोर्टुगीज ने ढूंढ लिया रास्ता, तब इनको होने लगा पेट में दर्द कि भाई अब तो बिजनेस फ्लॉप, बिजनेस फ्लॉप। क्योंकि पोर्टुगीज एक बार पहले भी ट्रेड कर चुके हैं, तो वो तो एक्सपीरियंस्ड हैं भारत के लिए। अब इंडियन ओशन ट्रेडिंग सिस्टम इन्वॉल्व वेरियस ग्रुप, क्या क्या है, वेरियस ग्रुप। इंडियंस तो थे ही, अरब थे, ईस्ट अफ्रीकन थे, चाइनीज थे और जापानीज थे, हु फॉलोड अनस्पोकन रूल एमिंग फॉर प्रॉफिट विदाउट सेटिंग टोटल कंट्रोल। कंट्रोल कोई नहीं पाना चाहता था, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बात होती थी उस समय। और तेज तो थे अंग्रेज, तेज तो थे अंग्रेज, पूरा का पूरा देश ही कंट्रोल कर लिया उनने। द पोर्टुगीज एम टू डोमिनेट ईस्टर्न ट्रेड, डोमिनेट करने की कोशिश की, एंड एक्सक्लूडेड अदर स्पेशली द अरब।
सबको बाहर किया, अरब को स्पेशली, क्योंकि अरब से तो इनकी दुश्मनी हो गई थी ना। इन लोगों ने इनके यूरोपियन के पेट पे लात मारने की कोशिश की थी। अब वास्को डिगामा रिटर्न द पोर्टुगल विद वैल्यूएबल गुड्स। वास्को डिगामा पोर्टुगल रिटर्न हुआ वैल्यूएबल गुड्स लेके, मतलब वैल्यूएबल के नाम पे मसाले, ठीक है। सेलिंग देम फॉर लार्ज प्रॉफिट एंड डीमोनिस्ट्रेटिंग द बेनिफिट ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड, काली मिर्च। यूरोपियन मर्चेंट वेयर अट्रैक्टेड टू ट्रेड डायरेक्टली इन इंडिया, ठीक है। Pedro Elvira Carbel arrived in Calcutta in 1500. The Portuguese factory was attacked, resulting in death of several. 1500 में, 1500 के टाइम में ये आया था, पेड्रो पेड्रो एल्वारेज कार्बेल। ये अटैक इसके जैसे ही आया ना, तो 1500 में इसने फैक्ट्री डाली, फैक्ट्री में अटैक हो गया। अब रिटेलिएशन किया इसने। रिटेलिएशन करने पे इसने क्या किया, सीज किया अरब मर्चेंट, अरब ही किए थे इसके अटैक, अरबी भी सीज कर दिया इसने। मारा हंड्रेड्स लोगों को, हंड्रेड्स कॉन्फिस्केट। इसका क्या मतलब है, बताओ बताओ, समझाते हैं भाई। इसका भी मतलब समझाते हैं, जब हमने बोला है तो समझाएंगे। इसका मतलब है जब्त किया। ये लो, आदाब, जब्ती, जब्ती किया। कार्गो मतलब शिप, बर्न शिप एंड बॉम्बर्ड कलकत्ता। कार्बल मेड बेनिफिशियल ट्रीटीज विद लोकल रूलर ऑफ कोचीन और कन्नूर। कोचीन और कन्नूर के लोकल रूलर से बेनिफिशियल ट्रीटीज किया। अब वास्को डिगामा रिटर्न इंडिया इन 1501। वास्को डिगामा भारत में रिटर्न हुआ फिर से दोबारा, 1501 में चला गया था, फिर आया। क्लैश किया जो मरीन से। इस बार उसने भी इरादा बना लिया था, भाई अब तो पूरा कब्जा करेंगे। वो रिफ्यूज टू एक्सक्लूड अरब मर्चेंट। वहाँ के जो लोकल जमोरिन थे, ये भी मुस्लिम थे, क्योंकि मुगल था ना, और अरब वाले भी मुस्लिम थे। तो भाई भाई भाईचारा आ गया। अब जो यूरोपियन थे उन्होंने उनको एक्सक्लूड करने के लिए बोला, ये नहीं माना, तो उसने लड़ाई की और जीत गया। वास्को डी गामा अटैक अरब शिपिंग, हैड अ कंप्लीट रैप्चर विथ, established the trading factory at Kannur, Kannur में बनाया। Calicut, Kannur and Cochin become the important Portuguese trade center. The Portuguese fortified this center under the pretext of protecting their factories and trading activities. ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट नेम्स पे बात करेंगे। जो मैंने बोला था ना आप लोगों को कि नाम को मैंने अलग से एकदम हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो जो पहला नाम है वो है फ्रांसिको डी एमलीडिया। फ्रांसिको डी एमलीडिया एल्मीडा, 1505 से 1509, ठीक है। 1505 में द किंग ऑफ पोर्टुगल अपॉइंटेड अ गवर्नर इन इंडिया फॉर 3 ईयर टर्म। ये पहला गवर्नर है भारत का, 3 साल का इसका टर्म था। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नया गवर्नर। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि पोर्टुगीज को प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना। His mission was to strengthen Portugal's position in India and disrupt Muslim trade by taking control of Aden, Hormuz, and Malacca. He was instructed to build a fort at Anjadiva, Cochin, Kannur, and Kilwa. अंजादीवा क्या है, अंजादीवा एक, ये इम्पोर्टेंट है तो मैं बता दूं पहले एक बार कि ये अंजादीवा क्या है, क्योंकि जानना जरूरी है भाई, कुछ भी पूछता है यूपीएससी, और पता रहेगा तो अच्छा रहेगा ना। फोर्ट, किला है इन कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम राजा एंड सुल्तान ऑफ इजिप्ट। Merchant of Venice, threatened by Portuguese interference, encouraged the Egyptian to raise a fleet in Red Sea. अब रेड सी समझ आया, रेड सी में 1507 में द पोर्टुगीज स्क्वाड्रन was defeated in naval between of Diu by the combined Egyptian and Gujarat navy, and Almeida's son was killed.
अब इसका बेटा मर गया इस लड़ाई में 1507 में। ठीक है, यही पहली वाली सबसे पहली लड़ाई है जो पोर्टुगीजों ने लड़ी और हार गए थे। ठीक है, फिर 1508 में अल्मीडा रिवेंज लिया और सबको हराया, दोनों नेवीज को हराया। अल्मीडाज गोल वॉज टू स्टेब्लिश पोर्टुगीज डोमिनेंस इन इंडियन ओशन। हिज पॉलिसी वॉज नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टाज सिस्टम। देखो, इससे ज़्यादा, इसके नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसकी पॉलिसी है, तो इसके पॉलिसी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, इसके पॉलिसी के बारे में अच्छे से बात करते हैं। एक मिनट रफ कर लूँ बस मैं। ठीक है, इतना ही बहुत है। चलो, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? ब्लू वाटर पॉलिसी थी, होल्डिंग इंडिया इज ओनली पॉसिबल, लिखता हूँ मैं, होल्डिंग इंडिया इज ओनली पॉसिबल इफ यू cover the sea, otherwise making fort is of no use. Holding India is only possible if you cover the sea. If you cover से ज़्यादा अच्छा कंट्रोल लिखो, कंट्रोल द सी। ये एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी, किसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का। ठीक है, समझ में आया? इसने बोला था, सिंपल शब्दों में समझो, इसने बोला था कि पानी को कंट्रोल करो इंडिया के, तभी इंडिया को कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो वहाँ पे फोर्ट बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यही था इसका ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर कार्टेज सिस्टम। ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आया ये अगला बंदा। एक मिनट पेन ले लूँ मैं। इसका, अल्बुक्विर्की सक्सीडेड अल्मीडा एज अ पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया। सेकंड, दूसरा गवर्नर, सेकंड गवर्नर। भाई नाम हम फोकस कर लेना और इसको ब्रेक कर करके पढ़ो। मैं सिंपल बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, तो नाम को इसके ब्रेक कर करके पढ़ो। अल्फोंसो डी अल्बुक्यूरिक। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टेबलाइजिंग द पोर्टुगीज डोमिनेंस इन ईस्ट बिफोर हिज डेथ। ईस्ट में पोर्टुगीज का डोमिनेंस बढ़ाना चाहता था मरने से पहले। ठीक है, दूसरा, इंश्योर्ड पोर्टुगल कंट्रोल ओवर इंडियन ओशन बाय क्रिएटिंग स्ट्रेटेजिक बेस। सिंपल, उसका भी यही काम था, इसका भी यही काम था। पोर्टुगीज स्टे स्ट्रॉन्ग होल्ड वर स्टेब्लिश इन ईस्ट अफ्रीका, रेड सी, ऑरमूज, मलाबार एंड मलक्का कोस्ट। ठीक है, इंट्रोड्यूस अ परमिट सिस्टम फॉर अदर शिप टू टाइटन कंट्रोल। परमिट जिसको देगा दूसरे दूसरे लोगों को, अदर शिप को। ओवरसॉ द मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर इन द रीजन। द स्कार्सिटी ऑफ टिम्बर। टिम्बर क्या है? फिर आ गई ना बात। चलो समझते हैं, अब समझने का चीज़ जो है उसको समझते हैं। ठीक है, जो समझने की चीज़ है उसको समझते हैं। ये खाली जगह है, यहीं पे लिखता हूँ, यहीं पे लिखता हूँ। टिम्बर, टिम्बर ये क्या है? टिम्बर एक तरीके की लकड़ी लकड़ी है, वुड है, जो सिप बनाने के काम में आती है। अब यहाँ पे देखो, स्कैरसिटी मतलब कमी ऑफ टिम्बर इन द गल्फ एंड रेड सी रीजन बेनिफिटेड द पोर्टुगीज। इजिली कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510। 1510 में, याद रखना इसको, 1510 में बीजापुर के सुल्तान को किसने हराया था? पोर्टुगीजों ने हरा के गोवा को कब्जा किया। डिसकंटिन्यूड द हिंदू फ्यूनरल सिस्टम ऑफ सती। ये बहुत अच्छा काम किया इसने और बहुत बड़ा काम किया था। ठीक है, सती एबुलेशन, जो सती वाला सिस्टम था ना, वो एबोलाइज किया इसने, खत्म किया, डिसकंटिन्यू किया। फ्रॉम अल्बुकर्क टाइम, पोर्टुगीज मैन हु स्टेड इन इंडिया वर इनकरेज टू मैरी लोकल वुमन। इसने लोकल वुमन को, अभी मैं लिख दूंगा, अभी मैं, समझो, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पॉइंट बना के यहाँ पे चार सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक है, गोवा एंड प्रोविंस ऑफ द नॉर्थ दे बिकम विलेज लैंडलॉर्ड। दे बिल्ड न्यू रोड एंड इरीगेशन सिस्टम। दे इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप, क्या? टोबैको एंड कैशो नट्स, काजू।
They improved coconut plantation varieties and planted large group of coconut tree. They grew were used to produce coir. Coir क्या है ये भी मैं बताऊंगा. Rigging and cottage. The city like Goa, Cochin, they worked as an artisan, master craftsman and trader. The many Portuguese settlers began to see their new settlement in India as a home. अब समझते हैं इनका पूरा हिसाब किताब. ठीक है, एक एक करके. ये तो समझ गए. इसके में क्या क्या हुआ वो मैं लिखने जा रहा हूँ. ठीक है, देखो ध्यान से. मैं यहाँ से लिख रहा हूँ. पहला चीज जो बड़ा काम, सती एवोल्यूशन. दूसरा काम 1510 में बीजापुर. तीसरा काम टोबैको और काजू की खेती. चौथा काम इनकरेजमेंट ऑफ पोर्टुगीज टू मैरी लोकल वुमन. पांचवा काम सेटलमेंट, इंडिया के अंदर सेटल होना, अपने देश की तरह देखना. समझ में आया? ठीक है. और एक इम्पोर्टेंट काम और रह गया था, सिक्स्थ वाला. क्या क्या सिक्स्थ वाला क्या रह गया था? ये कि सिक्स्थ वाला क्या था? एक बार देखो 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 देखो. रोड और इरिगेशन सिस्टम. रोड और इरिगेशन सिस्टम. ये 6 पॉइंट है पूरा इसका. अब तुमको मैं दो वो बता देता हूँ. आप लोगों को ये बताता हूँ, जो अभी एक वर्ड मैंने बोला था ना, जो छूट रहा था, तो मैंने बोला था बताऊंगा. अच्छा, कोकोनट सबने देखा होगा, उसके ऊपर का जो छिलका होता है, उसके जो छोटे छोटे हेयरी पार्ट्स होते हैं, वो तो सब लोगों ने देखा होगा ना. उसी को बोलते हैं कॉयर. यही मेरे को बताना था. कोकोनट का कोकोनट का हेयर. ये यूज करते थे ये लोग रस्सी बनाने के लिए नाव की. ठीक है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट है. अगला नाम नीनो डी कुन्हा. नीनो, नाम बहुत अजीब है इनके, ध्यान रखना. नीनो डी कुन्हा. नीनो डी कुन्हा बिकम द गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इंटरेस्ट इन इंडिया इन नवंबर 1529. तो यहाँ लिख लो भैया, 1529 में गवर्नर बना. ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर ही मूव द पोर्टुगीज हेडक्वार्टर इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा. इसने क्या किया? कोचिन से गोवा में चेंज किया. बहादुर शाह ऑफ गुजरात सॉट पोर्टुगीज हेल्प अगेंस्ट द मुगल एम्पायर हुमायूं. In 1534, Bahadur Shah ceded the island of Basin and its dependence and revenue to the Portuguese and promised them as a base in due. Relation between Bahadur Shah and Portuguese soared with when Humayun withdrew the Gujarat in 1536. The inhabitants of the town started fighting with Portuguese, leading Bahadur Shah to propose a partition wall. The Portuguese opposed this and began negotiation, during which Portuguese मतलब बहादुर शाह को अपने शिप पे बुलाए थे सब और मार दिए 1537 में. तो 1537 में बहादुर शाह कैसे मरा? पोर्टुगीजों ने मारा. बहादुर शाह कैसे मरा? पोर्टुगीज ने मारा. दी कुन्हा attempted to increase Portuguese influence in Bengal by setting up the Portuguese national there with the Hooghly as their headquarter.